नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस बीएमए पर। फ्रेंड्स, इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था यूनिट नंबर 6 देखा था, जो कि यौनारंभ एवं किशोरावस्था। तो इसका आधा पार्ट हमने इसके पहले के वीडियो में कवर किया है। उस वीडियो को जाकर के ज़रूर देखें, वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। अब हम वीडियो का दूसरा पार्ट देखेंगे, क्योंकि अगर हम वीडियो एक ही बनाते दोनों तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता। आइए हम इस चैप्टर का अगला पार्ट देखते हैं। हम देख रहे हैं किशोरावस्था एवं यौनारंभ। तो किशोरावस्था को तूफानों की अवस्था कहा जाती है। किशोरावस्था में बहुत सारे शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन होते हैं तथा मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, नैतिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, भाषा का विकास होता है, कई सारा विकास होता है। उसमें से हम एक देखेंगे संबंध विकास। इसमें क्या होता है, एक किशोर के शारीरिक एवं सोच के विकास में परिवर्तन परिवार और मित्रों के साथ उसके संबंध में बड़े बदलाव के साथ आता है। यौवन या वयासंधि के दौरान पारिवारिक संबंधों को अक्सर पुनर्गठित किया जाता है। किशोर अपने माता पिता तथा पिता के मध्य अधिक स्वतंत्रता एवं अधिक भावनात्मक दूरी चाहते हैं तथा एक किशोर का ध्यान अक्सर सामाजिक संबंधों एवं मित्रता पर जाता है, जिसमें वह समान लिंग वाले मित्रों के समूह एवं मित्रों के क्रॉस लिंग समूह शामिल होते हैं। यौन परिपक्वता, डेटिंग एवं यौन संबंधों में रुचि उत्पन्न होती है। इसमें आप लोग देखते हैं संबंध विकास में जो किशोरावस्था की अवस्था होती है, इसमें जो बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, जो बालिकाएं होती हैं, वो माता पिता के संबंधों से दूर जाते हैं तथा उनको एक आज़ादी की मिलती है। इस अवस्था में उनका सामाजिक विकास बहुत तेज़ी से होता है, जैसे नए नए फ्रेंड्स को बनाना, विपरीत लिंग के फ्रेंड्स को बनाना, उनकी तरफ आकर्षित होना तथा इस तरीके की संबंध का विकास उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा तथा तीव्र होता है। उसके आगे हम देखते हैं स्वयं के साथ संबंधों में परिवर्तन। किशोरावस्था के दौरान स्वयं की एक नई समझ उत्पन्न होती है। इसमें इन स्व अवधारणाओं में परिवर्तन शामिल हो सकते हैं। इसमें हम देखते हैं वो सबसे ज़्यादा जो चाहते हैं इस अवस्था में इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता उनके लिए अति प्रेमी होती है। वह कुछ भी करना चाहें, उनको कोई रोकने टोकने वाला ना हो तथा वो जो करना चाहें कर लें। वो अपने जीवन से संबंधित सभी चीज़ों के लिए बिल्कुल स्वतंत्रता चाहते हैं। उसके बाद देखते हैं पहचान। इस अवस्था में पहुंचने के बाद वह अक्सर अपना पहचान बनाने की कोशिश करता है तथा एक अपना व्यक्तिगत पहचान की भावना और स्वयं की सुरक्षित भावना तक पहुंचना चाहता है। उसके बाद हम देखते हैं आत्मसम्मान। इस अवस्था में जो बालक तथा बालिका के लिए आत्मसम्मान जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि आपने अक्सर देखा है जो इस तरीके के क्राइम होते हैं, जो नाबालिग क्राइम होते हैं, उसमें कभी कभी ये देखा जाता है जो 50% तक अपराध होता है, उसमें आत्मसम्मान बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इस तरीके से इस अवस्था के बालक तथा बालिकाओं के लिए आत्मसम्मान बहुत ही प्रिय होता है। उसके बाद हम देखते हैं साथी या सहकर्मी संबंधों में परिवर्तन। इसमें देखते हैं क्या परिवर्तन आता है। आधुनिक समाज में अनौपचारिक रूप से संगठित समूह, गुट या गिरोह किशोरावस्था के दौरान विशेष रूप से व्यापक एवं महत्वपूर्ण हो जाता है। किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जब बच्चे अपने साथी समूहों के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। जैसा कि इसके पहले हमने आपको बताया कि माता पिता से ज़्यादा उनके लिए उनके फ्रेंड जो होते हैं वो उनको प्रियॉरिटी देने लगते हैं तथा वह उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। एक सक्रिय सदस्य होने के नाते वे अपने साथियों के साथ अधिक समय बिताने लगते हैं और अपने स्कूल की गतिविधियों के बारे में बात करना पसंद करना। किशोर की बचपन की तुलना में विपरीत लिंग के दोस्तों के साथ बहुत अच्छी जुड़ते हैं तथा साझा विशेषताओं के आधार पर साथियों के बड़े समूहों के साथ पहचान बनते हैं। जैसा कि हमने कहा कि जो किशोरावस्था की अवस्था होती है, यह अवस्था बनने तथा बिगड़ने की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि कुछ हद तक तो हमारा पारिवारिक जो संबंध होता है वो मैटर करता है, लेकिन कुछ हद तक हमारा जो साथ होता है, जो हमारा माहौल होता है वो डिपेंड करता है। अगर हमें अच्छे लोगों का माहौल मिलता है, अच्छा साथ मिलता है तो हमारा अच्छा विकास होता है। अगर हमें बुरे लोगों का साथ मिलता है तथा बुरे सहकर्मी मिलते हैं तो हमारे अंदर जो होता है वो बुरी भावनाएं तथा बुरी प्रवृत्ति आने लगती है। इस तरीके से देखा जाता है जो हमारे साथी या सहकर्मी होते हैं वो संबंधों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
उसके बाद आगे देखते हैं किशोरावस्था की अवधि में साथी समूह निम्नलिखित कारणों से अधिक महत्वपूर्ण बन जाते हैं। जैसे इस अवस्था में सभी किशोर तथा किशोरियां एक जैसे द्वंद्व या समस्याओं से घिरे होते हैं। जैसे इस समय की ये अवस्था ही ऐसी होती है कि बहुत सारे उधर बुन हमारे दिमाग में चलते रहते हैं तथा बहुत सारी समस्याएं चलती रहती हैं। आप भी एक किशोरावस्था की अवस्था में होंगे, आप भी अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखिए। आगे देखते हैं आमतौर पर किशोरों की यह धारणा होती है कि माता पिता की अपेक्षा उनके मित्र उन्हें अधिक अच्छी तरह समझते हैं। ये एक जो भावना होती है कभी कभी ये पूरी तरीके से पतन की तरफ लेकर के जाती है कि हमारे माता पिता से ज़्यादा हमारे मित्र उन्हें अच्छी तरीके से समझते हैं। आगे देखते हैं इस अवस्था में ही किशोर अपने विपरीत लिंगीय सदस्यों के साथ अंतःक्रिया सीखते हैं। इसके लिए अक्सर अवसर साथी या सहकर्मी समूह की मंडली ही प्रदान करती है। लगभग सभी किशोर समझते हैं कि अपने साथी या सहकर्मी समूह से बात करना, चलना, बोलना, कपड़े पहनना, व्यवहार करना अत्यंत आवश्यक है। इसे मित्र संस्कृति भी कहा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं साथी संबंधों से लाभ। साथी या सहकर्मी समूहों के भीतर संचार किशोरों को उनकी भावनाओं एवं पहचान पता लगाने के साथ साथ उनके सामाजिक कौशल का विकास एवं मूल्यांकन करने की अनुमति देता है। उसके बाद आगे देखते हैं साथी या सहकर्मी समूह सदस्यों को सहानुभूति, साझाकरण और नेतृत्व जैसे सामाजिक कौशल विकसित करने का अवसर प्रदान करते हैं। आगे देखते हैं साथी समूह के मानदंड और मूल्य एक किशोर की अपनी आत्म अवधारणा में शामिल होते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं नए संचार कौशल विकसित करने और अपने साथियों के साथ साथ आत्म विचारों और मूल्यों को प्रतिबिंबित करने के माध्यम से एक किशोर अस्वीकृत या निर्णय के भय के बिना भावनाओं एवं अन्य चिंताओं को साझा एवं व्यक्त कर सकता है। आगे देखते हैं साथी या सहकर्मी समूह किशोर पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, जैसे शैक्षणिक प्रेरणा और प्रदर्शन पर। हालांकि साथियों के नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। जैसा कि हमने कहा सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं, जैसे ड्रग्स के साथ प्रयोग को प्रोत्साहित करना, शराब पीना, बर्बरता करना, साथियों के दबाव से चोरी करना। जैसा कि हमने अभी बताया कि हमारा माहौल जैसे हमें साथी मिलते हैं उसी हिसाब से हमारा विकास होता है। उसके बाद आगे देखते हैं किशोर छोटे पैमानों पर क्लिक्स एवं बड़े पैमानों पर भीड़ के साथ जुड़ते हैं तथा प्रारंभिक किशोरावस्था के दौरान किशोर अक्सर साथियों के समूह, अनन्य एकल लिंग समूहों में जुड़ जाते हैं जिनके साथ वे विशेष रूप से निकट आ जाते हैं तथा किशोरावस्था के अंत में समूह अक्सर मिश्रित लिंग समूहों में विलीन हो जाते हैं। आगे देखते हैं स्त्री पुरुष संबंधों में परिवर्तन। स्त्री पुरुष एवं यौन संबंधों में बदलाव यौन रुचि एवं सामाजिक व सांस्कृतिक प्रभाव एवं अपेक्षाओं से प्रभावित होता है तथा स्त्री पुरुष एवं यौन संबंधों में सामाजिक व सांस्कृतिक अपेक्षाएं तथा व्यवहार अवलोकन एवं अभ्यास से सीख जाते हैं। किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक कार्यों में यौन व आक्रामक आग्रह पर नियंत्रण पाने के लिए संघर्ष शामिल है। तो इसमें पहले हमने आपको बताया कि वैसे भी किशोरावस्था में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है तथा आकर्षण कभी कभी इस हद तक बढ़ जाता है कि वह अपराध का नाम ले लेता है। आगे देखते हैं पारिवारिक संबंधों में परिवर्तन। अब हम देखते हैं कि किशोरावस्था में पारिवारिक संबंधों में कैसे परिवर्तन आता है। जैसा कि हमने सबसे पहले ही कहा था कि इसको तूफानों की अवस्था कहा जाता है। अगर इस अवस्था को तूफानों की अवस्था कहा जाता है तो वह कहीं ना कहीं परिवार के संबंधों में जाकर के दरार पैदा करता है, क्योंकि इस समय जो विचार होते हैं बहुत तेज़ी से परिवर्तन होते हैं तथा हमारे घर के बुजुर्गों के विचार से जब वह मैच नहीं करते हैं, मेल नहीं खाते हैं, तब जाकर के तकरार शुरू हो जाता है। तब पारिवारिक मतभेद तथा कई सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। आगे देखते हैं किशोरावस्था एक परिवार के भीतर किसी भी भूमिका में तेज़ी से बदलाव का प्रतीक है। छोटे बच्चे अपने आप को बलपूर्वक मुखर जाते हैं, लेकिन प्रारंभिक किशोरावस्था तक पारिवारिक निर्णयों पर अधिक प्रभाव प्रदर्शित करने में असमर्थ होते हैं। अतः किशोरावस्था के विकास कार्यों में से एक अपने परिवार से अलग होना है, क्योंकि एक स्वतंत्र युवा वयस्क बन जाता है।
आगे देखते हैं, किशोर अपने परिवार के सदस्यों के साथ संघर्ष में आते हैं और उन्हें समझने में असफल होते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि इस अवस्था में एक परिवार के लोगों के बीच में ही संघर्ष का माहौल पैदा हो जाता है तथा परिवार के सदस्यों में से जो सदस्य उन्हें नहीं समझते हैं तथा समझने की कोशिश नहीं करते हैं वह उनके सबसे बड़े दुश्मन कहीं ना कहीं बन जाते हैं। इस तरीके से जो उन्हें सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं तथा समझने की कोशिश करते हैं वह उनके लिए सबसे अच्छे होते हैं। इस तरीके की जो मानसिकता होती है वह बहुत तेज़ी से विकास करती है। बहुत सख्त अनुशासन, गतिविधियों पर प्रतिबंध एवं उनकी रुचियों या विचारों की समझ की कमी भावनात्मक गड़बड़ी का मुख्य स्रोत है। जैसा कि हमने बताया कि अगर हम बहुत ज़्यादा अनुशासन करते हैं, गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाते हैं, जो वो करना चाहते हैं उन्हें नहीं करने देते हैं एवं उनकी रुचियों या विचारों की समझ पर हम मना करते हैं तो भावनात्मक गड़बड़ी का मुख्य स्रोत बन जाता है तथा यह परिवार में जो है विरोध का माहौल पैदा कर देता है तथा परिवार में संघर्ष शुरू हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं समस्याएं। अब आप देखेंगे कि किशोरावस्था से संबंधित हमारे परिवार में या उनके पर्सनल जीवन में या उनके व्यक्तिगत जीवन में क्या समस्याएं आती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं परिचय। किशोरावस्था को जीवन के दौरान एक महत्वपूर्ण अवधि के रूप में माना जाता है। यह एक ऐसा समय जब मस्तिष्क, शरीर एवं व्यवहार का तेजी से विकास, हस्तक्षेप के अवसर का एक दरवाजा खोलता है जो जीवन भर स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। उसके बाद हम देखते हैं यौवन के परिणाम स्वरूप बहुत तेजी से दैहिक विकास, मस्तिष्क का विकास, यौन परिपक्वता और प्रजनन क्षमता की प्राप्ति होती है। किशोरों के बीच सबसे आम समस्याएं विकास, स्कूल, बचपन की बीमारियों से संबंधित है। इस तरीके से देखना कि ये क्या क्या समस्याएं आती है। उसके बाद आगे देखते हैं जो किशोरावस्था में जारी रहती है, मानसिक स्वास्थ्य विकार एवं जोखिम भरे या अवैध व्यवहार के परिणाम, जिसमें चोट, कानूनी परिणाम, गर्भावस्था, संक्रामक रोग और मादक द्रव्यों के सेवन संबंधी विकार शामिल होते हैं। मनोसामाजिक विकार बचपन की तुलना में किशोरावस्था के दौरान अधिक आम है और कई अस्वस्थताकार व्यवहार किशोरावस्था के दौरान शुरू हो जाती है। उसके बाद आगे देखते हैं दूषित भोजन, मोटापा, मादक द्रव्यों के सेवन और हिंसक व्यवहार के जीवन में बाद में गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं, पुरानी विकार या रुग्णता हो सकती है। नीचे कुछ समस्याओं का वर्णन किया जा रहा है। इस तरीके से देखा अगर इन शॉर्ट में देखें तो इतनी सारी समस्याएं होती हैं जो किशोरावस्था के दौरान झेलनी पड़ती है और ये सब डिपेंड करता है हमारे परिवार का माहौल तथा हमारे मित्रवत जो व्यवहार होते हैं उस पर सब पे डिपेंड करता है। तो कुछ समस्याओं का वर्णन किया गया है, आइए हम आगे देखते हैं समस्याएं। उसके बाद सबसे पहली समस्या क्या है, ड्रग्स एवं एल्कोहल का दुरुपयोग। इसके बारे में तो आप ऐसा समझिए कि ये एक प्रकार का जहर है, लेकिन जिसको जिसकी आदत न लग जाए। वर्तमान समय में मद्यपान तथा मादक पदार्थों का सेवन की समस्या अपनी चरम सीमा पर है। यद्यपि संपूर्ण विश्व इस समस्या को लेकर चिंतित है, सरकार ने इसके लिए अत्यंत सख्त कानून एवं नियम बनाए हैं, लेकिन फिर भी यह आदत लोगों में जंगल के आग के समान फैल रही है तथा किशोर तथा किशोरियों में मद्यपान व मादक पदार्थों का सेवन समय समय किशोर व किशोरियों में बढ़ता जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप जो होते हैं वो क्या होते हैं, चोरी, अपहरण, बलात्कार, मारपीट, लूट, हत्या एवं डकैती आदि। इस तरीके से आपने देखा यह एक पॉइजन का काम करता है, एक जहर होता है। इसकी वजह से कितनी सारी समस्याएं होती हैं जो हमारे शरीर के लिए भी अनावश्यक तथा हानिकारक होती हैं। उसके बाद इसके कारण जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं ये तो आप देख ही रहे हैं कि ये एक अपराध का कारण भी बनता है। उसके बाद देखते हैं आगे ड्रग्स के प्रकार। ड्रग्स के कौन कौन से प्रकार होंगे, किस किस तरीके से इसको लिया जा सकता है, जैसे पी करके, सूंघना, चबाना, निगलना, श्वास नली द्वारा लेना तथा इंजेक्शन द्वारा लेना, इतना तरीके से इसको लिया जा सकता है। सबसे पहला क्या है, क्लब ड्रग्स। उसके बाद है कोकीन। उसके बाद है MDMA, परमानंद या मौली। उसके बाद है हेलुसिनोजन, मैरिजुआना जिसको चरस बोला जाता है। उसके बाद है ट्रैंक्विलाइजर एवं सीडेटिव। उसके बाद हम देखते हैं एल्कोहल, जो कि एक ड्रिंक होता है। बहुत सारे युवा इसको पीते हैं तथा इसको पीने के बाद
उनको भी पता होता है कि यह उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, लेकिन यह फिर भी उनका सेवन करते हैं। अब इसमें देखते हैं किशोरों द्वारा ड्रग्स या अल्कोहल लेने के क्या कारण हो सकते हैं, क्यों वह इसके लिए अग्रसर होते हैं, क्यों वो इसको पीने के लिए जाते हैं। बाल्यावस्था में किशोरावस्था में कदम रखने पर किशोरों में ड्रग्स एवं मद्यपान जैसे बियर, शराब, तंबाकू, गुटखा, नशीली दवाओं आदि के सेवन के प्रति झुकाव की प्रवृत्तियां भी लक्षित होने लगती है। इसका कारण हम देखते हैं पारिवारिक व सामाजिक मित्रों से पड़ने वाली डांट फटकार के कारण। जैसा कि हमने कहा, इसमें आत्मसम्मान बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है किशोर तथा किशोरियों के लिए। कभी कभी पारिवारिक समस्या से जुड़ते हुए किशोर चिंता या तथा तनाव अनुभव करते हैं, जिससे बचने के लिए वो ड्रग्स का सहारा लेते हैं तथा उनकी धीरे धीरे क्या हो जाती है, लत बन जाती है। उसके बाद अगला देखते हैं, वर्तमान समय में बेरोजगारी किशोर के जीवन का अभिशाप बन गई है। एक कारण बेरोजगारी भी हो सकती है। अगला कारण है चिकित्सा के क्षेत्र में कई प्रकार की बीमारियों को ठीक करने के लिए विविध प्रकार की दवाइयों का उत्पादन किया जाता है, लेकिन कुछ दवाइयां ऐसी होती है जिनका इस्तेमाल बच्चे नशे के लिए करते हैं। तो इस तरीके से एक कारण ये भी होता है। घर परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति किसी तरह का नशा करता है, तो ऐसी परिस्थितियां भी बन जाती है कि अगर हम अगले को जो करते देख रहे हैं तो वह हमारे लिए एक प्रेरणा बन जाती है कि वो भी तो करते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके की भावना। अगला है किशोरों के सक्षम समझ कई ऐसी दर्दनाक घटनाएं हो जाती हैं जिससे उनका मानसिक दबाव पड़ता है तथा वो नशे का सहारा लेना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से कई छोटे छोटे कारण हैं, आगे हम देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ड्रग्स एवं अल्कोहल के सेवन से शरीर पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव। इसके सेवन से शरीर पर क्या क्या नुकसान हो सकता है। सबसे पहले जो प्रभाव पड़ता है गुर्दों पर प्रभाव। धीरे धीरे करके गुर्दे खराब होना शुरू हो जाते हैं तथा कुछ समय ऐसा आता है कि गुर्दे एकदम काम करना बंद ही कर देते हैं। उसके बाद अगला है मानसिक चिंता एवं तनाव। मानसिक चिंता भी रहता है। उसके बाद यकृत पर प्रभाव पड़ता है। उसके बाद दवाओं पर आत्मनिर्भर होना पड़ता है। उसके बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता का प्रभावित होना तथा हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है धीरे धीरे वो भी नष्ट हो जाती है। उसके बाद देखते हैं निराशा व्याप्त होना। स्मरण शक्ति पर प्रभाव। स्मरण शक्ति धीरे धीरे भूलने की क्षमता शुरू हो जाती है। उसके बाद अन्य प्रभाव में कई सारी छोटी छोटी बीमारियां होती हैं तथा वो जा करके अंत में बड़ा तथा विकराल रूप प्रकट करती हैं। उसके बाद हम देखते हैं ड्रग्स एवं अल्कोहल का उपचार। अगर कोई व्यक्ति ड्रग्स एवं अल्कोहल का सेवन करता है तो उसके लिए हम क्या क्या उपचार कर सकते हैं। सबसे पहले सुरक्षात्मक वातावरण देना, रचनात्मक कार्यों में भाग लेना। रचनात्मक कार्य बहुत सारे होते हैं, जैसे ड्रग्स का सेवन करने के लिए किशोरों को इससे दूर रखने के लिए उनसे रचनात्मक कार्यों में हिस्सेदारी देना चाहिए तथा वो उसी काम में लगे रहें। उसके बाद अगला है मनोवैज्ञानिक चिकित्सा। आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख करना, समाज की मुख्य धारा से जोड़कर। उसके बाद है खेल चिकित्सा, उत्तम साहित्य पढ़ना तथा बागवानी करना। उसके बाद अगला कुसंगति से दूर रखना, मनोरंजन खेलों में भाग लेना। इस तरीके से इतनी सारी चीज़ों को करने के बाद ड्रग्स एवं अल्कोहल का उपचार किया जा सकता है तथा किसी व्यक्ति की जो नशे की लत पड़ी हुई है उसको छुड़ाया भी जा सकता है। उसके बाद अगला क्या है, STD। यह एक यौन संचारित सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होता है जिसको शॉर्ट फॉर्म में STD बोला जाता है। ऐसे रोग या संक्रामक रोग हैं जो यौन संपर्क या संबंध बनाने के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो जाते हैं। ऐसे बीमारियों को या ऐसे रोग को STD कहा जाता है। तो कुल मिलाकर अगर इन शॉर्ट हम STD का मतलब समझें तो STD का मतलब ही होता है यौन संचारित रोग तथा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद उनसे फैलता है। उसके बाद इसके कारण देखते हैं। यौन संचारित रोग के क्या कारण हो सकते हैं। जैसे यौन संचारित रोगों के कारणों के बारे में बात की जाए तो इन सभी रोगों के उत्पन्न होने के लगभग एक जैसे ही कारण होते हैं, जैसे संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन सेक्स, गुदा सेक्स करना तथा लगभग व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाना, संक्रमित महिला के मुख संगोत। इस तरीके से आप ये जो यौन संचारित रोग फैलने का कारण होता है। आगे इसके हम लक्षण देखते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं। महिलाओं में यौन के आसपास खुजली या
स्राव होना, रक्तस्राव होना, पुरुषों में लिंग से स्राव होना, संभोग के समय अथवा मूत्र त्याग के समय पीड़ा होना। इस तरीके से ये कुछ लक्षण हैं। उसके बाद अगला देखते हैं HIV, जिसको एड्स भी कहा जाता है। इसकी पहचान 1981 में पहली बार समलैंगिक लोगों के समुदाय में लॉस एंजलिस तथा न्यूयॉर्क में हुई थी। अब विश्व के प्रत्येक भाग में इसके रोगी मिल रहे हैं तथा यह बहुत तेजी से फैल रहा है। इसका जो लक्षण होता है, इसमें बहुत तेजी से रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी होती है तथा व्यक्ति को बुखार आता है। इस तरीके से कुछ लक्षण हैं जो प्रकट होते हैं। HIV का जो फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है तथा जो एड्स का फुल फॉर्म होता है वो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। इसके जो मुख्य लक्षण होते हैं वो यही होता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता में बहुत तेज़ी से कमी आती है। इसके लक्षण के बारे में आप देख सकते हैं इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। सिर दर्द होना, बुखार होना, गल शोथ होना, स्किन रैशेज होना तथा स्किन संबंधी प्रॉब्लम्स होना, मांसपेशियों में खिंचाव होना, उसके बाद थकान होना, तनाव होना, जोड़ों में दर्द होना तथा वजन का बहुत तेज़ी से कम होना, उसके बाद उल्टी होना। तो इस तरीके से कुछ लक्षण थे। अब हम देखते हैं एड्स के कारण। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। इसके कारण में संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित यौन संबंध बनाना तथा एड्स से पीड़ित रोगी का प्रयोग किए हुए इंजेक्शन को दूसरे व्यक्ति के शरीर में लगाना, एड्स संक्रमित खून प्राप्त करना, एड्स पीड़ित मां के द्वारा जन्म लेने वाले बच्चे को तथा दाढ़ी बनाते समय, टैटू बनवाते समय, शरीर में कोई छेद करते समय उपयोग में लाए जाने वाले सुई, ब्लेड इत्यादि सामग्री HIV विषाणु से संक्रमित होने पर। इस तरीके से इतनी सारी चीज़ों के द्वारा HIV फैलता है। उसके बाद आगे हम देखते हैं एड्स से बचाव। इसमें देखते हैं सदैव सरकार द्वारा ही प्रमाणित रक्त की प्राप्त करें, प्रयोग लाई गई सिरिंज तथा सुइयों का प्रयोग कभी ना करें, लंबे समय के लिए विश्वासपूर्ण संबंध बनाए रखें, एक ही साथी के प्रति पूर्णतया निष्ठावान रहें तथा एड्स रोगी स्त्री को गर्भधारण नहीं करना चाहिए। महिला को गर्भधारण संबंधी परामर्श उपलब्ध होने चाहिए। उसके बाद निदान के बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं कि इसके क्या क्या निदान हो सकते हैं। HIV सबसे पहले तो हमें लक्षण अगर दिखाई दे तो लक्षण दिखने के बाद हमें जांच करवाना चाहिए। अगर जांच में पॉजिटिव निकले तो उसके लिए हमें टीका लगवाना चाहिए। उसके बाद आगे हम देखते हैं टीनेज प्रेगनेंसी। टीनेज प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि कम समय में जो बालिकाएं गर्भ धारण करती हैं उनको टीनेज प्रेगनेंसी कहा जाता है। टीनेज प्रेगनेंसी सामान्यतः 19 वर्ष से कम उम्र की महिला गर्भावस्था को माना जाता है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो टीनेज प्रेगनेंसी शब्द एक ऐसी आयु में गर्भावस्था के लिए प्रयोग किया जाता है जब किशोरों के युवा व शारीरिक रूप में पूर्ण विकसित न होने के कारण उनकी गर्भावस्था को अनुचित माना जाता है। इस तरीके से टीनेज प्रेगनेंसी का मतलब यही होता है कि 19 वर्ष से कम की जो बालिका होती है अगर वह प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको टीनेज प्रेगनेंसी कहा जाता है। इसके कारण देखते हैं इसके क्या क्या कारण हैं। दवाओं में आकर टीनेज प्रेगनेंसी, माता पिता की गैर मौजूदगी के कारण, उसके बाद यौन शिक्षा की कमी के कारण, इंटरनेट और मास मीडिया के प्रभाव के कारण और यौन हिंसा और बलात्कार के कारण। इस तरीके से इतना कारण आपने देखा जिससे टीनेज प्रेगनेंसी होती है। अब टीनेज प्रेगनेंसी के लक्षण देखते हैं। कुछ लक्षण होते हैं। यदि किशोरी को समय पर मासिक धर्म ना आए तो यह लक्षण हो सकता है। यदि किशोरी बार बार पेशाब जा रही हो तो अभिभावक द्वारा नोटिस जरूर करना चाहिए। उसके बाद किशोरी के खाने पीने के आदत में परिवर्तन, जैसे वह बहुत अधिक खट्टा एवं नमकीन चीज़ें खाना शुरू कर दे, किशोरी को अचानक उल्टी या मितली महसूस होने लगे। इस तरीके से प्रेगनेंसी के जितने भी लक्षण होते हैं अगर वह दिखने लगे तो एक बार डॉक्टर से परामर्श जरूर लेना चाहिए। उसके बाद देखते हैं टीनेज प्रेगनेंसी के स्वास्थ्य से होने वाले खतरे। क्या स्वास्थ्य को खतरे होते हैं। टीनेज प्रेगनेंसी से यौन संचारित रोगों का खतरा होता है जो कि पहले मैंने बताया STD। उसके बाद टीनेज प्रेगनेंसी से उच्च रक्तचाप का खतरा हो जाता है, एनीमिया का खतरा बढ़ जाता है तथा डिलीवरी में बहुत परेशानी होती है। उसके बाद टीनेज प्रेगनेंसी में समय से पहले बच्चे का जन्म का खतरा भी होता है। उसके बाद देखते हैं संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है।
उसके बाद लंबे समय तक स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, बच्चे के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है। उसके बाद बच्चे का वजन कम होता है तथा जो बच्चा होता है बहुत ही कम वजन का होता है तथा और ही ज़्यादा कम वजन हो जाए तो बच्चा कुपोषित होने का डर होता है। उसके बाद माँ के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है, अपर्याप्त पोषण एवं प्रीटर्म लेबर पेन होता है। उसके बाद हम देखते हैं टीनेज प्रेगनेंसी से बचने के उपाय। इसके क्या उपाय हम कर सकते हैं। किशोर उम्र की लड़कियों को सेक्स एजुकेशन देना चाहिए ताकि वो किसी के बहकावे में ना आए। मासिक धर्म के विषय में उन्हें बताना चाहिए तथा यह स्पष्ट करना चाहिए कि इसकी प्रेगनेंसी में क्या भूमिका होती है। उसके बाद कामकाजी माता पिता के बच्चे यदि घर पर अधिक देर तक है तो उनकी गैर मौजूदगी में ऐसे माता पिता को अपने बच्चों के व्यवहार पर जरूर ध्यान देना चाहिए। किशोर उम्र की लड़कियों को बताएं कि यदि कोई व्यक्ति उनके अंगों को छूता है, इशारे करता है, बहकाने की कोशिश करता है तो वो घर पर तुरंत आकर ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, इस तरीके से इस पूरे वीडियो को हमने 2 पार्ट में कवर किया है। आप दोनों पार्ट को ज़रूर देखें, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। और फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।